ध्यान दीजिए अब। पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ था? गैलुसेक तक। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग बिल्कुल शांत, एक एक बात को आप समझिए, क्लास में इस सारे बात को समझिए, इस तरह ध्यान केंद्रित कीजिए। पिछले क्लास में हम लोग गैसों के गुणों की चर्चा किए थे और गैसों के गुणों के चर्चा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गैस का जो आयतन है वो ताप और दाब बदलने से बदल जाता है। गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कुछ भी क्यों ना हो, वो गैस के ताप और दाब बदलने से बदल जाता है। लेकिन ताप और दाब में बदलाव होने से गैसों के आयतन कैसे बदलते हैं, इसके लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। उन नियमों में हम लोग गैलुसेक, चार्ल्स और बॉयल के नियमों को समझ चुके हैं। बॉयल के नियम गैस के आयतन और दाब के बीचों का संबंध का जिक्र किए हैं जब गैस का ताप स्थिर हो। चार्ल्स गैस के आयतन और गैस के तापों के बीच संबंध स्थापित किए हैं जब दाब स्थिर हो। और गैलुसेक का नियम स्थिर आयतन पर गैस के दाब और ताप के बीच के संबंधों का जिक्र करता है। तो इन तीनों नियम को आप समझ लिए। हालांकि बॉयल का नियम गैस के आयतन और दाब के बीच संबंधों का जिक्र करते करते गैस के दाब और घनत्वों के बीच के संबंध का भी जिक्र कर दिए हैं, इनको भी हमने समझा था। गैसों का जो अगला लॉ है वो है दोस्तों एवोगाड्रो। एवोगाड्रो रूल कहता है कि अगर गैस का दाब कांस्टेंट हो, गैस का ताप भी कांस्टेंट हो, मतलब स्थिर हो, घटबट ना रहा। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे ना, एकदम ना तो घटना ना तो बढ़ना, स्थिर रहना। तो एवोगाड्रो का नियम कहता है कि गैस का दाब और गैस का ताप अगर नियत हो तो किसी भी गैस, कोई भी गैस ले लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, अगर गैस के ताप और दाब स्थिर हो तो कोई भी गैस के समान आयतन में मोलों की संख्या क्या होता है? समान होता है। समान आयतन में मोलों की संख्या समान होता है। मतलब समझिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों का ताप समान है, इन दोनों पर गैस का लगा दाब समान है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 लीटर में अगर 5 मोल है, 10 लीटर में अगर 5 मोल है, तो नाइट्रोजन गैस के भी 10 लीटर में कितना मोल होंगे? 5 मोल ही होंगे। तो बात को समझे कि नहीं समझे? समान ताप और दाब पर सभी गैसों में मोलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। मोलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोई दिक्कत? अब मोलों की संख्या समान होती है का मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि समान आयतन में अणुओं की भी संख्या क्या होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या भी क्या होती है? यानी कि मोल की जगह और क्या बोल सकते हैं आप?
अब ध्यान दिए कि समान ताप और दाब पर गैस के आयतन बढ़ाएंगे तो उसमें मोलों की संख्या भी क्या होगा, और समान ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती संबंध का मतलब यही ना हुआ है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो बॉयल ने ताप स्थिर किया, चार्ल्स ने दाब स्थिर किया, एवोगाड्रो ने दोनों स्थिर किया। दाब भी स्थिर रहेगा और ताप भी स्थिर रहेगा। समान ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। समान ताप और दाब पर गैसों के आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। ताप दाब नियत रहेगा तो आयतन बढ़ने से मोलों की संख्या अथवा अणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। या ताप और दाब गैस का नियत रहेगा तो आयतन में कमी के साथ साथ गैस के मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कि हम एवोगाड्रो के नियम को दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। एक तो आप देख लिए कि ताप तथा दाब कांस्टेंट रहने पर, ताप और दाब कांस्टेंट रहने पर गैस के आयतन उसके मोलों की संख्या के क्या होता है, या गैसों का आयतन उसके अणुओं की संख्या के क्या होता है, अणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ध्यान रखिएगा कि भूल चूक से आप यहां परमाणु नहीं बोल दीजिएगा। एवोगाड्रो ने गैस के अणुओं की बात की है, परमाणुओं की बात, और दोनों में अंतर है, यानी कि दोनों एक ही चीज। तो अगर हम कह देंगे कि समान ताप और दाब पर गैसों के आयतन उसके अणुओं के संख्या की जगह परमाणु की संख्या बोल देंगे तो एवोगाड्रो का नियम नहीं होगा। एवोगाड्रो ने किसकी बात की है, गैस के अणुओं की बात की है। किसकी बात की है, गैस के अणुओं की बात की है। अब एवोगाड्रो के नियम को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर, समान दाब तथा ताप पर किसी भी गैस के, समान ताप और दाब पर किसी भी गैस के आयतन में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या क्या होगा, समान होगा। कोई भी आप भिन्न भिन्न तरह के 3-4 गैस ले लीजिए, भिन्न भिन्न तरह के 3-4 गैस ले लीजिए, लेकिन उन सभी गैस पर लगा दाब और उस सभी गैस का ताप अगर एक समान है तो उन सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। समझिए, हम बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि आपके पास 2 गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन, और एक और गैस ले लीजिए, एक और गैस फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस 2 परमाणु होते हैं, आप जानते हैं। तो 3 गैस, और मान लीजिए कि तीनों गैस पर प्रेशर है 10 पास्कल का और टेम्परेचर तीनों का है 258 केल्विन। तीनों गैस पर कितना प्रेशर है, 10 पास्कल, और कितना टेम्परेचर है तीनों गैस का, 298 केल्विन। तो अगर इन तीनों गैस का आयतन, समान आयतन ले लीजिए कि मान लीजिए कि इसका ले लिया हम 20 लीटर, इसका भी ले लीजिए 20 लीटर, इसका भी ले लिए कितना, 20 लीटर। तो इन सभी में अणुओं की भी संख्या समान होगी, इन सभी में मोलों की संख्या समान होगी। समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या क्या होगा,
ये नहीं कि 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में 5 मोल है और 20 लीटर ऑक्सीजन में 4 मोल है, 20 लीटर फ्लोरीन में 1 मोल है, ऐसा संभव नहीं है। अगर समान ताप दाब है सभी गैस का तो उसके समान आयतन में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। मोलों या अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। मोलों या अणुओं की संख्या क्या होगी? समान। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? समान ताप दाब पर सभी गैसों में किसकी संख्या समान होती है? मोलों की संख्या समान होती है। और क्या परमाणुओं की संख्या भी समान होती है? नहीं होती है। परमाणुओं की संख्या समान नहीं। तो एवोगाड्रो के नियम को आप दो तरह से बोल सकते हैं। समान ताप और दाब या ताप और दाब को नियत रखने पर गैस के आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं, या गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। दूसरा, समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या क्या होगा? कोई दिक्कत? बात को समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एवोगाड्रो लॉ को देखिएगा। एवोगाड्रो लॉ को अगर देखिएगा तो एवोगाड्रो लॉ से आपको गैस के आयतन और किन के बीच मोलों की संख्या, मोलों की संख्या या अणुओं के बीच के संख्या के बीच संबंध प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? एवोगाड्रो का जो लॉ है वह किन के बीच के संबंधों को बताता है? तो एवोगाड्रो लॉ आयतन और गैस के आयतन और गैस के मोलों की संख्या या गैस के आयतन या गैस के अणुओं के संबंधों का के बीच के संबंधों का जिक्र किए। लेकिन इसी एवोगाड्रो नियम से हम गैस के मोलर द्रव्यमान को हम किस नाम से भी जानते हैं? आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान तथा घनत्व के बीच के भी संबंधों का पता लगा सकते। एवोगाड्रो ने किन के बीच के संबंध को बतलाया है? आयतन, गैस के आयतन और गैस के मोलों की संख्या के बीच, या गैस के आयतन गैस के अणुओं की संख्या के बीच के संबंध बताता है। और यह संबंध सीधा समानुपाती का है जब ताप और दाब कांस्टेंट। लेकिन एवोगाड्रो के इन्हीं संबंधों के द्वारा हम गैस के मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान को कहते हैं। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एवोगाड्रो के इन्हीं संबंधों के आधार पर हम गैस के मोलर द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान तथा गैस के घनत्व के बीच के संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए उसको भी हम देखते हैं कि यह संबंध कैसे प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन के वॉल्यूम कम करने पर मोल में कमी कैसे होगी? वॉल्यूम कम करने पर मोल में कमी कैसे होगी? मोल में कमी हो जाता है जब ताप और दाब स्थिर रखते हैं। आयतन में कमी होने से मोलों में भी कमी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो ये प्रूव्ड नियम है, एवोगाड्रो का नियम है, जो इस बात को साबित करता है कि आयतन में कमी होने से गैस के मोलों की संख्या में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। आयतन में बढ़ोतरी होने से मोलों की संख्या में भी क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर हो गया? बात समझ गए? लेकिन एवोगाड्रो के इन्हीं संबंधों के द्वारा हम किन के बीच के संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं? गैस के मोलर द्रव्यमान तथा घनत्व के बीच के संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं। गैस के मोलर द्रव्यमान तथा घनत्व के बीच के संबंध को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो आइए,
एवोगाड्रो का नियम है कि गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। एवोगाड्रो के अनुसार गैस के आयतन मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। समान ताप दाब पर गैस के आयतन को कम कर देने पर गैस के मोलों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समान ताप और दाब पर गैस के यानी कि ताप और दाब को नियत रखकर अगर गैसों के आयतन में वृद्धि कर दिया जाए तो गैस के मोलों की संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा? वृद्धि हो जाएगी। यह कौन नियम बताता है? तो n मोलों की संख्या है। n क्या है दोस्तों? मोलों की। और मोलों की संख्या का परिभाषा आप मोलों की संख्या बराबर क्या होता है ये भूल गए कि याद है? मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में बटे आणविक द्रव्यमान को और क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई दिक्कत? ये हम जान चुके हैं कि मोलों की संख्या बराबर किसी तत्व या यौगिक के मोलों की संख्या बराबर उस तत्व या यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलर। हम मान लेते हैं कि तत्व का ग्राम में द्रव्यमान छोटा m है, अब मोलर द्रव्यमान क्या है? तो n बराबर छोटा m बटे बड़ा m। इसमें कोई दिक्कत किसी को है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मोलों की संख्या बराबर किसी तत्व यौगिक के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे। हम मान लिए कि किसी गैस का ग्राम में द्रव्यमान छोटा m है और उसका मोलर द्रव्यमान बड़ा m है, तो मोलों की संख्या n बराबर छोटा m बटे बड़ा m होगा। अब भी समानुपाती छोटा m बटे बड़ा m लिख सकते हैं, है? कोई दिक्कत? भी m बराबर भी m समानुपाती छोटा m का होगा, यानी कि m समानुपाती छोटा m बटे छोटा m क्या है? मतलब द्रव्यमान है। अभी क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला सबको याद है? अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत ना, अभी तुरंत याद कीजिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे m क्या है दोस्तों? द्रव्यमान है। b क्या है? और घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व को आप क्या मान लीजिए? d मान लीजिए। तो कैसा रिलेशन मिला? गैस का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है। गैस का मोलर द्रव्यमान या गैस का आणविक द्रव्यमान उसके घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि जिस गैस का जितना अधिक मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होगा उस गैस की घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो एवोगाड्रो का नियम गैस के आयतन और मोलों की संख्या या गैस के आयतन अणुओं के संख्या के बीच के संबंधों का जिक्र किया है, लेकिन हम उन्हीं संबंधों के आधार पर मोलर द्रव्यमान और घनत्व के बीच के संबंधों का पता लगा लिए। और गैस के मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान तथा गैस के घनत्व के बीच कैसा संबंध है? समानुपाती संबंध है। यानी जितना अधिक मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान होगा उस गैस की घनत्व उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए दोस्तों कि आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि बताइए कि निम्नलिखित में किस गैस का घनत्व सबसे कम है, किस गैस का घनत्व सबसे कम है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। आपको 4 गैस दे दिया, आपको 4 गैस दे दिया और पूछा है प्रश्न में कि बताइए कि निम्नलिखित में किस गैस का घनत्व सबसे कम या सबसे ज्यादा है? आप याद आएगा एवोगाड्रो का नियम, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान गैस के घनत्व के जितना अधिक मोलर या आणविक द्रव्यमान होगा उस गैस का घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो मोलर द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है? 12 mu। ऑक्सीजन का कितना होता है?
16 mu। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 mu। सल्फर का कितना होता है? 32 mu। परमाणु धर्मन याद है कि नहीं? याद है ना सबका? तो कार्बन 12, 16 दूनी 32, 12 कितना? 44। इसका कितना जी? 12 16 कितना? 28। 14 3 17। हाइड्रोजन का 1 mu होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 mu होता है। सल्फर डाइऑक्साइड 32 16 32 32 64। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44, कार्बन मोनोऑक्साइड का 28, सल्फर डाइऑक्साइड का 64, अमोनिया का। तो इन सभी गैसों में सबसे ज्यादा घनत्व सल्फर डाइऑक्साइड का, इन सभी गैसों में सबसे कम घनत्व अमोनिया का। क्लियर हो गया? देखिए ना कैसे जवाब दिए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आपको लगेगा कि परीक्षा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एवोगाड्रो का कहना है कि समान ताप दाब पर कोई भी कितने भी तरह का गैस ले आइए, अगर सभी गैसों पर ताप और दाब समान है और उसका आयतन समान है तो सभी में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। एवोगाड्रो के नियम से यह भी पता चल रहा है, एवोगाड्रो के नियम से यह भी पता चल रहा है कि गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है। गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना? बात को समझ गए? तो आप गैस के कितने नियमों को समझे? 4 नियम। कितने नियम को? एक बार हम आपको और याद करा दें। भी समानुपाती, भी समानुपाती केल्विन। तीसरा गेलुसेक, पी समानुपाती टी। ये भी किसका जिक्र किया है? परम ताप। और चौथा एवोगाड्रो, भी समानुपाती। यही 4 नियम ना। बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट है? चार्ल्स के नियम में, गेलुसेक में और एवोगाड्रो में। क्लियर हो गया? अब मोलों की संख्या द्रव्यमान तो सब में कांस्टेंट है एवोगाड्रो को छोड़कर। तो गैस के कुल कितने नियम अब तक आप पढ़े हैं? 4 नियम। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसेक का नियम और एवोगाड्रो का नियम। कोई दिक्कत है इस नियम में? प्रश्न को बनाए थे आप लोग? बन रहा था प्रश्न? बस प्रश्न बननी चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? सामान्य। ध्यान दीजिए, आइए इसको समझ लेते हैं। सामान्य ताप तथा दाब, इसको शॉर्ट में एनटीपी या एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और हिंदी में सामान्य ताप तथा दाब। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? अब देखिए कि सामान्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या कहा जाता है? सामान्य ताप कहा जाता है। सामान्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के ताप को ही क्या माना गया है? सामान्य ताप माना गया है। जब भी हम पूछते हैं कि सामान्य ताप पर यह पदार्थ किस अवस्था में रहता है तो इसका मतलब होता है कि यह बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यह किस अवस्था में रहता है। कोई भी मतलब हम
सामान्य ताप पर सभी पदार्थ ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में रहते हैं, ठोस एटम नहीं रहते हैं। मतलब हम बोले कि अगर कोई पूछ दिया आपसे कि बताइए एक्स वाई जेड का अवस्था सामान्य ताप पर कितना है, तो आप क्या समझिएगा कि 0 डिग्री पर पूछ रहा। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को ही क्या कहा जाता है, सामान्य ताप कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को ही क्या कहा जाता है, सामान्य ताप कहा जाता है। अब आइए सामान्य दाब का मापन बैरोमीटर में किया जाता है। दाब का मापन किससे किया जाता है, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर में भी थर्मामीटर की तरफ पारा भरा रहता है। ताप का मापन थर्मामीटर से, उष्मा का मापन कैलोरीमीटर से और दाब का मापन बैरोमीटर से। तो जिस तरह थर्मामीटर आप देखे होंगे उसके भीतर क्या भरा रहता है, पारा, उसी तरह बैरोमीटर के भी भीतर क्या भरा रहता है, पारा। और जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर हो जाए तब इसे क्या कहा जाता है, सामान्य दाब कहा जाता है। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है, सामान्य दाब कहा जाता है। और इस सामान्य दाब को एक वायुमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल को शॉर्ट में ATM लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ATM। क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो सामान्य ताप और दाब यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर किसको कहा जाता है, कोई दिक्कत, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को ही क्या कहा जाता है, सामान्य ताप कहा जाता है। और जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है, सामान्य दाब। और इस सामान्य दाब को एक वायुमंडल भी कहा जाता है, यानी कि एक वायुमंडल ही आपका सामान्य दाब है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन सामान्य। तो ये तो याद रखने वाले तथ्य है, कभी एनटीपी आएगा कभी एसटीपी पर। अब यहां पर एक बात याद रखनी है दोस्तों, कि सामान्य ताप तथा दाब पर सामान्य ताप तथा दाब पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडल पर किसी भी गैस को ले लीजिए, आप कोई भी गैस को ले लीजिए, कोई भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैस ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर, क्लोरीन के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर, फ्लोरीन के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। तो सामान्य ताप और दाब पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। किसी सामान्य ताप और दाब पर कोई भी गैस ले लीजिए, उसके एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। जैसे आपको सवाल पूछ दिया, मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि एनटीपी या एसटीपी पर 5 मोल ऑक्सीजन, 5 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा। एनटीपी या एसटीपी पर 5 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा, यह प्रश्न है।
तो क्या अभी सवाल को बनाने में लेट लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि सामान्य ताप तथा दाब पर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। हम यही जानते हैं कि गैस कोई भी हो, सामान्य ताप दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना? 22.4 लीटर होता है। और सामान्य ताप दाब पर हमको 5 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन पूछ रहा है, तो हम सीधे 22.4 को किससे गुना कर देंगे? 500 500 के 20, 112 लीटर। अब ऑक्सीजन का नहीं, आप यहां पर कोई गैस दे दीजिए, उन सभी गैसों के 5 मोल का आयतन कितना होगा? 112 लीटर। क्लियर बात समझ गए? अब कभी कभी तो आपको थोड़ा सा घुमा के देखा, देखिए इस तरह के प्रश्न आएगा तो अब कोई दिक्कत नहीं। एनटीपी एसटीपी पर कितने मोल गैस का आयतन कितना होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। कभी पलटा कर भी पूछ देगा, पलटा के ये पूछ देगा कि एनटीपी एसटीपी पर 112 लीटर ऑक्सीजन कितने मोल के बराबर होंगे? 5 मोल के बराबर। पलट कर भी पूछ सकता है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो 5 मोल का आयतन 112 लीटर होता है, तो कभी पलटा कर पूछ भी दे सकता है कि एसटीपी एनटीपी पर 112 लीटर ऑक्सीजन में कितना मोल होगा, तो हम निकाल लेंगे 22.4 बराबर 1 मोल, तो 112 लीटर बराबर 5 मोल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कभी कभी घुमा देगा, बोलेगा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी या एसटीपी पर, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी या एसटीपी पर कितना आयतन होगा? कितना आयतन होगा? अब क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन अब एक स्टेप और जाना पड़ेगा। यहां आपको पूछ दिया है क्या कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी या एसटीपी पर कितना आयतन होगा। और आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि 1 मोल का आयतन 22 यानी आपको मोल और आयतन के बीच का संबंध पता है, आपको मोल और आयतन के बीच का संबंध पता है, लेकिन प्रश्न में द्रव्यमान और आयतन के बीच के संबंध बता दे। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि इस द्रव्यमान को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में? मोल में। इस द्रव्यमान को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? और मोल की संख्या अभी तुरंत देखे हैं ग्राम में, ग्राम में बटे आणविक द्रव्यमान, और ग्राम में ही द्रव्यमान दिया हुआ 88। अगर केजी रहता तो उसको हम ग्राम में क्या करते? बदलते, लेकिन केजी तो है नहीं, ग्राम में है और ग्राम में ही लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना? अभी तुरंत हम कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना निकाले थे, और एमयू को ग्राम में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एमयू काटना है, ग्राम लगाना 44। तो कितना हो गया? 2 मोल। यानी कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल के बराबर हो गए? 2 मोल के बराबर हो गए। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल के बराबर हो गए? 2 मोल के बराबर हो गए। अब 2 मोल के बराबर होंगे तो मतलब है कि अब आपको 2 मोल का आयतन निकालना। 1 मोल का 22.4, 2 मोल का 44.8। कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन किधरों किधर अब आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? सिर्फ एनटीपी एसटीपी रहनी चाहिए, उसके बाद द्रव्यमान आयतन दे, मोल आयतन दे, उससे रिलेटेड सवाल में अब आपको कोई दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ढेर सारे हैं, हम प्रश्न को तो क्लास में ही करवा रहे हैं। तो हमको लगता है कि एसटीपी एनटीपी में अब किसी को दिक्कत
बैरोमीटर में पारा की कितनी ऊंचाई होगी जब दाब सामान्य होगा? 76 सेंटीमीटर या 700 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या समझने वाला? आदर्श गैस समीकरण या गैस का अवस्था समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आदर्श गैस का समीकरण कहिए या गैस का अवस्था समीकरण कहिए, बात बराबर है। आदर्श गैस का समीकरण कहिए या गैस का अवस्था समीकरण कहिए, बात बराबर है। अब आदर्श गैस समीकरण या गैस का अवस्था समीकरण क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम और चार्ल्स के नियम, ये तीनों नियम तो आप जान रहे हैं। नहीं, गैलुसेक नहीं, एवोगाड्रो। वैसे सब नियम आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। एवोगाड्रो, आप इन तीनों के नियम से परिचित हो चुके हैं। तो गैस के जो बॉयल नियम है, गैस के जो चार्ल्स नियम है और गैस के जो एवोगाड्रो नियम है, इन नियमों को आपस में मिलाकर जब एक समीकरण हम प्राप्त करेंगे, गैस के इन तीनों नियम को मिलाकर जब एक इक्वेशन को हम प्राप्त करेंगे तो उसी इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? आदर्श गैस समीकरण। क्या गया? आदर्श गैस समीकरण कहते हैं या गैसों का अवस्था समीकरण कहते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है, गैसों का अवस्था समीकरण क्या है? तो गैसों के बॉयल, एवोगाड्रो और चार्ल्स के नियमों को मिलाकर एक समीकरण प्राप्त होता है। गैसों के बॉयल, एवोगाड्रो और चार्ल्स के नियमों को मिलाकर एक समीकरण प्राप्त होता है। उसी समीकरण को आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं या फिर गैसों के अवस्था समीकरण कहते हैं। या आप नाम नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, गैस के सभी नियमों को मिलाने पर एक समीकरण प्राप्त होता है। उसे ही हम आदर्श गैस का समीकरण या गैसों का अवस्था समीकरण कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मिलाते हैं और देखते हैं कि कौन सा समीकरण हमें प्राप्त होगा। आइए इसको हम मिलाते हैं दोस्तों। मिलाने के लिए आपको चाहिए बॉयल। बॉयल का नियम है, दूसरा है क्या? सास, और तीसरा है एवोगाड्रो। है कि ना है? ये तीन नियम आपके सामने में है। और मैथ तो आप बनाते होंगे, कई बार मैथ में इस तरह के सवाल आते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ मिलाने पर क्या? तो यहां पर तीन इक्वेशन को, तीनों को एक साथ मिला देंगे तो भी समानुपाती T/N होगा कि नहीं होगा? अगर हम बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो को मिला देंगे, बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो को मिला देंगे तो हमें यही ना प्राप्त होगा, B समानुपाती T, B समानुपाती N, B समानुपाती 1/P। तो अगर एवोगाड्रो, बॉयल और चार्ल्स को आपस में मिलाएंगे दोस्तों तो इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त होगा। अब जो मैथ नहीं बना है उनको यहां समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मैथ ना बनाए, इसलिए सबको समझ में आएगा, ये हम मान कर चल रहे हैं। जिनको भी नहीं आ रहा है उनको आएगा, धीरे धीरे आएगा। नहीं हो सकता, हंसने वाली बात है।
औसतन जो एकाध परसेंट जिसको समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए। तो तीनों नियम को मिला दिए दोस्तों, तीनों नियम को मिला दिए हैं। अब तीनों नियम को मिला दिए दोस्तों, तो ये प्राप्त हुआ है हमको। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होगा पीबी बराबर, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? टीएन का होगा। और अब मैथ आप जानते तो आप जानते होंगे कि समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट लगता है कि ना? तो यहां पर कांस्टेंट लगता है कौन? आर। यानी कि गैस कांस्टेंट को के ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब इसको लिखते हैं पीबी बराबर एन आर टी, पीबी बराबर एन आर टी। तो गैस के बॉयल नियम को, गैस के चार्ल्स नियम को, गैस के एवोगाड्रो नियम को जब आपस में मिलाए तो गैलुसेक का नियम अपने आप आ गया। गैलुसेक का नियम क्या था कि P समानुपाती T। देखिए यहां पर P समानुपाती T आ गया कि ना आ गया? तो जैसे ही हम एवोगाड्रो बॉयल चार्ल्स को मिलाएंगे तो उसमें अपने आप शामिल कौन हो जाता है? गैलुसेक। इसीलिए आदर्श गैस के समीकरण को हम ये भी बोले थे कि आप आदर्श गैस के समीकरण का परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि सभी गैस के सभी नियमों को आपस में मिलाने पर जो एक समीकरण प्राप्त होते हैं उसे ही आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी। जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोलों की संख्या है, N मोलों की संख्या, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। इसी पीबी बराबर एनआरटी को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। पीबी बराबर एनआरटी को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है, या इसी समीकरण को आप गैस का अवस्था समीकरण कह सकते हैं। गैस के इस अवस्था समीकरण या आदर्श गैस के समीकरण पीबी बराबर एनआरटी में कितने नियमों को मिला दिया गया है? सभी। गैलुसेक का नहीं है। आपको बता दें कि एवोगाड्रो ने जो अपना नियम प्रतिपादित किया है वह गैलुसेक के सिद्धांत पर ही आधारित है। यानी एवोगाड्रो ने जो अपना नियम दिया था वह गैलुसेक के नियमों का अध्ययन करने के उपरांत दिया था। एवोगाड्रो ने लंबे समय तक गैलुसेक के नियमों का अध्ययन किया और उन अनुसंधानों से जो उनकी जानकारी प्राप्त हुई उसके बाद ही वे अपने नियमों का प्रतिपादन किए थे। क्लियर हो गया? बात को समझ गए ना? पीबी बराबर, अब पीबी बराबर एनआरटी में आर क्या है दोस्तों? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट होता है उसके मान बदलते नहीं है। उनके मान में क्या होता है? एक रूपता आती है। लेकिन ये जो गैस कांस्टेंट आर है इसका मान मापन के इकाई पर निर्भर करता है। माप की इकाई बदलने पर आर का मान बदल जाता है। पीबी बराबर एनआरटी में आर किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? गैस कांस्टेंट को। और प्रायः जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनके मान क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, उसके मान में बदलाव। लेकिन यहां पर जो गैस कांस्टेंट आर है, इसका मान माप के इकाई पर निर्भर करता है। गैस कांस्टेंट आर का मान किस पर निर्भर करता है? माप की इकाई पर। यानी कि माप की इकाई बदल दीजिएगा तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा।
मापन की, अगर मान लीजिए कि आयतन को हम लीटर में माप रहे हैं, आयतन को, लेकिन आयतन को अगर मीटर क्यूब में मापने लगेंगे तो आर का मान फिर क्या हो जाएगा, आर, अगर आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा। तो गैस कांस्टेंट आर के मान कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि गैस कांस्टेंट आर का मान गैस के विभिन्न अवस्थाओं के मापन के इकाई पर निर्भर करता है। मापन के इकाई को बदल देंगे तो आर के मान में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और भिन्न भिन्न इकाइयों में आर का मान कितना है वो आपके नोट में दिया हुआ है, देखिए उसको एक बार। SI मात्रक में क्या है, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर का गैस कांस्टेंट, आर का SI यूनिट क्या है, तो जूल पर केल्विन पर मोल। और SI मात्रक में इसका मान होता है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो धीरे धीरे याद रखिएगा। वैसे याद तो हम कहते हैं कि केवल प्रश्नों को रखिए, बाकी चीज भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जो मेरा रटेगा उसको टॉप पर करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। अलग अभी पूछने लगेंगे ना, अलग कर रहे हैं। हमको पता है कि कुछ कुछ जो है याद नहीं कर रहा है, और ये भी पता है कि कुछ कुछ को याद भी नहीं हो रहा है। ऐसे जितने भी लोग हैं सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिना क्वेश्चन याद किए कुछ नहीं संभव है। आपका कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्वेश्चन याद नहीं होगा तो बहुत याद करके घूम रहा है। आइए दोस्तों आगे अब समझते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस, आइडियल गैस, बातचीत नहीं। आदर्श गैस किसे कहेंगे, आदर्श गैस क्या है? तो ऐसा कोई बातचीत बोले नहीं करने के लिए। आदर्श गैस क्या है? तो आदर्श गैस कौन होगा, इसके लिए शर्तें निर्धारित हैं। ऐसा गैस, ऐसा गैस जो सभी ताप तथा दाब पर गैस के सभी नियम, गैस के सभी नियम का पालन करती है, तो समझ जाइए वो क्या है, आदर्श गैस। ऐसा गैस जो सभी ताप और दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। अब गैस के सभी नियम का मतलब बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैलुसेक का नियम, गैस के सभी नियम आप समझ ही गए हैं। तो ऐसे गैस जो सभी ताप और दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करता है उसी गैस को हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। उसी गैस को क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं।
जो भी वहां पर हैं गेट पर करा, पीछे में देखते रहिएगा। पता चला है सीसीटीवी में देखते हैं पीछे में कुछ लोग मोबाइल खोलकर कोई और कांड करते रहता है, ठीक है ना। तो जो पीछे में बैठकर क्लास के दौरान मोबाइल चला रहे हैं तो फिर घरे पर बैठकर चलाते हैं, यहाँ क्या जरूरत थी। मम्मी पापा है भी नहीं यहाँ पर कि डांटेगा, तो मोबाइल चलाना घरे पर बैठकर आराम से चलाइए। 2-3 साल चलाते रहिएगा, बाद में पता चल जाएगा कि नौकरी नहीं होगा, उसके बाद आप जाइएगा दुकान खोलिएगा, और जब सामान नहीं बिकेगा दुकान का तब पता चलेगा। आदर्श क्या समझते हैं ना, समझ गए ना। अब देखिए कि हमने आदर्श गैस को परिभाषित इसलिए किए, आदर्श गैस को परिभाषित इस प्रकार की है कि सभी ताप दाब पर, यानी कि आप दाब का कोई भी मान ले लीजिए, ताप का कोई भी मान लीजिए, अगर सभी मान पर गैस के सभी नियमों का पालन अगर गैस करे तो उसे क्या कहते हैं। या इसके अलावे आप आदर्श गैस को इस आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं कि आदर्श गैस वो गैस है जो सभी ताप और दाब पर पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। ऐसा गैस जो सभी ताप और दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करता हो उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस सभी ताप और दाब पर पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि आदर्श गैस जो है यह एक काल्पनिक गैस है, यह एक कोई भी ज्ञात गैस जो है, जितने गैस के बारे में हम जान रहे हैं वह कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। वास्तविकता यह है कि जितने भी गैस को हम जानते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन, जितने भी गैस को हम जानते हैं कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। तो आदर्श गैस की शर्तें ये हैं कि इनको कोई भी ज्ञात गैस पूरा नहीं करता है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है। कोई भी गैस इस आदर्श गैस के नियमों पर खरा उतरता नहीं। अब कहिएगा ये तो गजब हो गया, इतना देर से नियम पढ़े अब बाद में पता चला कोई इसका पालन ही नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं किन बातों को, कि आदर्श गैस ही केवल सभी ताप दाब गैस के सभी ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है, अर्थात पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है। लेकिन अन्य जो ज्ञात गैस है वो कोई भी आदर्श गैस, अब मतलब जो भी ज्ञात गैस है वे गैस के नियमों का या पीवी बराबर एनआरटी का पालन तो करती है, लेकिन सभी ताप दाब पर। अब आप -196 डिग्री पर ले जाकर कहिएगा हाइड्रोजन को जल्दी से गैस का नियम का पालन करो, बेचारा इतना ताप पर ठोस हो गया हो, गैस सही है ना, कौन से गैस के नियम का पालन करेगा बताइए, करेगा। तो जो भी ज्ञात गैस है वो आदर्श गैस पर खरा नहीं उतरता है, लेकिन ज्ञात गैस सभी ताप दाब पर नियमों का पालन नहीं करता है, लेकिन विशेष ताप दाब पर गैस के नियमों का पालन करता है। बात को समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आदर्श गैस के एक और शर्तें होगा, आप उसको पढ़िए एक बार। आदर्श गैस के विशेषताओं को पढ़िए। क्या उन विशेषताओं को समझ रहे हैं आप? पढ़िए, आराम से पढ़िए।
क्लियर हो गया। तो आदर्श गैस की विशेषता को पढ़ लिए। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है, कोई भी ज्ञात गैस आदर्श गैस। आदर्श गैस सभी ताप दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करती। आदर्श गैस सभी ताप दाब पर पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बिल्कुल, यानी कि गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, लेकिन आदर्श गैस के अणुओं के बीच वो भी नहीं होता है। यानी आदर्श गैस के परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल या आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आदर्श गैस का वास्तविक आयतन अणुओं के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। अब इस लाइन को समझ रहे कि ना आप? आदर्श गैस का वास्तविक आयतन अणुओं के आयतन में तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए। मान लिया कि आपका आदर्श गैस है, क्या है? आदर्श गैस है, और इसका आयतन कितना है? 2 लीटर। तो आदर्श गैस है तो उसका कुछ अणु होगा। अगर इस अणु को, इस आदर्श गैस के 2 लीटर में जितना अणु है उस अणु को एक जगह एकत्रित करके समेट देंगे ना, तो समझिए उसका आयतन 0.0000002 लीटर हो जाएगा। अब कहिए अणुओं का आयतन गैस के आयतन के तुलना में नगण्य है कि ना है? अब ये एक अंदाजा फिगर हम बताए हैं, समझे कि ना समझे? तो आदर्श गैस का आयतन अणुओं के आयतन के तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। अगर इस लाइन को सब नहीं समझे तो समझिए इस लाइन को, कि मान लीजिए कि आदर्श गैस कितना है? अब यह 2 लीटर आदर्श गैस है तो उसमें आदर्श गैस के अणु होंगे। उस 2 लीटर के आदर्श गैस के अणुओं को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, बिल्कुल इकट्ठा कर देंगे, और तब उस अणु को इकट्ठा करने के बाद देखेंगे कि इसका आयतन कितना है, तो उसका आयतन बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम होगा। मतलब आदर्श गैस का आयतन उसमें उपस्थित अणुओं के आयतन की तुलना में क्या? आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैसों के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैसों के आयतन की तुलना में, इस बात से आप समझ गए किसका मतलब क्या हुआ? समझ गए हैं? एक बार फिर से पढ़िए आदर्श गैस की विशेषता है, क्लास में याद होनी चाहिए हर बात। चलिए अंकित प्रियदर्शी 2 नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल अब आ गया होगा। आदर्श गैस समझ गए, वास्तविक गैस। वास्तविक गैस आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैसों के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इस बात को समझे कि नहीं? अब आइए वास्तविक गैस। आदर्श गैस तो आप समझ गए हैं। आदर्श गैस वो गैस है जिसके अणुओं के मध्य जरा सा भी आकर्षण। आदर्श गैस वो है जिसके अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आदर्श गैस वो है जो सभी ताप दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन करती है तथा पीवी बराबर एनआरटी का भी पालन सभी ताप दाब पर। लेकिन यह है वास्तविक गैस। यह वास्तविक गैस क्या है? सभी ज्ञात गैस, सभी ज्ञात गैस क्या है दोस्तों? वास्तविक गैस है। सभी ज्ञात गैस क्या है? मतलब ऑक्सीजन क्या है? वास्तविक गैस। क्लोरीन क्या है? वास्तविक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वास्तविक गैस। अमोनिया गैस क्या है? वास्तविक गैस। जो भी गैस ज्ञात है वो क्या है? वास्तविक। तो सभी ज्ञात गैस वास्तविक गैस है, और वास्तविक गैस सभी ताप दाब पर गैस के सभी नियमों का और पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करती है। वास्तविक गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन सभी ताप दाब पर। वास्तविक गैस गैस के नियमों का पालन सभी ताप दाब पर नहीं करती है।
लेकिन वास्तविक गैस सभी ताप दाब पर गैस के सभी नियमों का तो पालन नहीं करती है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति है दोस्तों एक विशेष परिस्थिति है, एक विशेष परिस्थिति है जब वास्तविक गैस आपको आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। ये तो हम समझ गए कि वास्तविक गैस सभी ताप और दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन नहीं करती है। लेकिन एक ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं दोस्तों कि जब वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। एक विशेष परिस्थिति है जिस पर आदर्श गैस वास्तविक गैस के समान व्यवहार करती, और वह विशेष परिस्थिति केवल एक उच्च ताप तथा निम्न दाब, उच्च ताप तथा केवल एक ऐसी ही स्थिति है जब वास्तविक गैस किसके समान व्यवहार करता है? आदर्श गैस पर। अब उच्च ताप निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस के सभी नियमों का या पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है। आपसे पूछेगा कि वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान कब व्यवहार करती है, या आपसे पूछेगा कि वास्तविक गैस के नियमों का कब पालन करती है, या आपसे पूछेगा कि वास्तविक गैस पीवी बराबर एनआरटी का कब पालन करती है। क्लियर हुआ? बात समझ गए? तो वास्तविक गैस क्या है समझ गए? वास्तविक गैस सभी ज्ञात गैस वास्तविक गैस ही है। वास्तविक गैस सभी ताप और दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन नहीं करती है। वास्तविक गैस के सभी ताप दाब पर पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करती है। वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है और वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन के तुलना में नगण्य नहीं होता। तो हमको लगता है आदर्श गैस और वास्तविक गैस में कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। वास्तविक गैस की विशेषता को पढ़िए। क्या जी छोटू आपके साथ आया है कि कौन है? गांव का है कि भाई है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हल्ला नहीं करिए, ऐसे लाते रहिए। आ रहे हैं समझ जी? हाँ जब भी अच्छा पढ़ा लग रहा तो प्रचार काहे नहीं करेगा आदमी? और उससे भी हम तो प्रचार उचार करते नहीं, आप ही लोग बोल देते आ जाते हैं सब। आइए दोस्तों अब समझते हैं वंडर वाल्स इक्वेशन। वंडर वाल्स इक्वेशन, वंडर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है। वंडर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है। वंडर वाल्स इक्वेशन क्या है? आप तो ये जानते हैं कि वास्तविक गैस जो है सभी ताप दाब पर गैस के सभी नियमों का पालन नहीं करता है, और आप ये भी जानते हैं कि वास्तविक गैस जितना भी है सभी ज्ञात गैस वास्तविक गैस ही है। तो सभी ज्ञात गैसें वास्तविक गैस है, और वह सभी ताप और दाब पर गैस के सभी नियमों का या पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करती।
तो वास्तविक गैस या सभी ज्ञात गैस जब गैस के सभी नियमों का पालन सभी ताप दाब पर नहीं करती है, तो इसी समस्या के निदान करने का कोशिश किया वंडर वाल्स ने। वंडर वाल्स एक ऐसा समीकरण की ओर कार्य करना, एक ऐसा समीकरण प्राप्त करना चाहते थे जो वास्तविक गैसों पर सभी ताप दाब पर क्या हो सके, लागू हो सके। वंडर वाल्स एक ऐसा इक्वेशन तैयार करने की कोशिश में थे कि वह इक्वेशन वास्तविक गैस पर भी सभी ताप दाब पर क्या हो, लागू हो, सभी ताप दाब पर क्या हो, लागू हो। तो उन्होंने पीबी बराबर एनआरटी में कर दिया क्या, संशोधन। क्या कर दिया, संशोधन किया। और पीबी बराबर एनआरटी के सभी पदों में संशोधन नहीं किया, सभी टर्म में संशोधन नहीं किया, सिर्फ बाएं तरफ आपका क्या है, पीबी यानी कि दाब यानी कि आयतन, इन दोनों टर्म में उन्होंने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और इन दोनों टर्म में संशोधन करके एक ऐसा इक्वेशन बनाया वंडर वाल्स ने जो वास्तविक गैस के द्वारा सभी ताप और दाब पर लागू होता है, जो वास्तविक गैस पर सभी ताप और दाब पर लागू होता है। बात को पुनः समझिए दोस्तों कि हम जान गए हैं कि वास्तविक गैस केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही गैस के नियमों का या पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। वास्तविक गैस सभी ताप दाब पर गैस के नियमों का पालन नहीं करता है, लेकिन सभी ज्ञात गैसें क्या हैं, वास्तविक गैस है। सभी ज्ञात गैसें क्या है, वास्तविक गैस। तो इसलिए वंडर वाल्स ने यह कोशिश करने लगा कि एक ऐसा इक्वेशन बने जो वास्तविक गैस के द्वारा सभी ताप दाब पर पालन हो सके। इसके लिए उन्होंने आदर्श गैस के समीकरण या गैसों के अवस्था समीकरण पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी के दो टर्म में संशोधन किए। वो दो टर्म कौन थे, दाब और आयतन, यानी एक ही तरफ के भाग का क्या किया, संशोधन किया, दूसरे तरफ के भाग का संशोधन। और पी और भी में संशोधन करके उन्होंने एक ऐसा समीकरण प्राप्त किया जो वास्तविक गैस के द्वारा सभी ताप दाब पर लागू होता है। और वो समीकरण था P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर RT। ये एक मोल गैस के लिए है और एक से अधिक मोल का गैस है तो P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन बी बराबर NRT। यह है एक मोल गैस के लिए, यह है एन मोल गैस के लिए। तो ये समीकरण देख रहे हैं, ये कौन समीकरण है, वंडर वाल्स समीकरण। कौन समीकरण है, अब वंडर वाल्स समीकरण का पालन वास्तविक गैस करता है, आदर्श गैस नहीं। समझ रहे कि ना, क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये समीकरण वंडर वाल्स ने कैसे बनाया, दाब में संशोधन कैसे हुआ, इतना विस्तार पूर्वक हमें जानने की जरूरत, लेकिन ये इक्वेशन याद रखना है। याद कि आप देख लीजिएगा तो परीक्षा में सही ऑप्शन मार दीजिएगा। किया, यही है दोस्तों। सो तो आपके नोट में प्रश्न होगा ही होगा, क्योंकि पूछा एक दो एग्जाम। ये दोनों समीकरण कौन समीकरण है, वंडर वाल्स समीकरण ने पीवी बराबर एनआरटी के किन किन पदों में संशोधन करके वास्तविक गैस समीकरण बनाया, दाब और आयतन, दाब और आयतन। अब यहां पर दोस्तों दो नया टर्म आया है, ए और बी। बाकी सारे टर्म को तो आप पहले से ही जानते हैं, एन मोलों की संख्या, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, बी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है। लेकिन ए और बी क्या है, तो ए तथा बी जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, और चूंकि ये वंडर वाल इक्वेशन का कांस्टेंट है, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, वंडर वाल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, वंडर वाल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं।
कोई दिक्कत? बातों को समझ गए? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, वंडर वाल्स को याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और बी का एसआई मात्रक है। ए का एसआई मात्रक एटमॉस्फेयर पर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और बी का मात्रक लीटर पर मोल। तो एसआई मात्रक याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो वंडर वाल्स समीकरण है। ये वास्तविक गैस के द्वारा यह समीकरण का पालन वास्तविक गैस करता, आदर्श गैस नहीं करता है। और वास्तविक गैस इस वंडर वाल समीकरण का पालन सभी ताप और दाब पर करता है, सभी ताप और दाब पर करता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम जानते हैं कि वंडर वाल समीकरण वास्तविक गैसों के लिए है। हम यह भी जान गए कि वंडर वाल समीकरण वास्तविक गैस सभी ताप दाब पर पालन करता है। लेकिन इससे पहले आप क्या देखे थे कि उच्च ताप और दाब पर, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर वास्तविक गैस क्या बन गया था? वास्तविक गैस क्या बन गया था? आदर्श गैस बन गया था। वास्तविक गैस क्या बन गया था? आदर्श गैस। उच्च ताप तथा निम्न दाब पर वास्तविक गैस क्या बन जाता है? इसलिए उच्च ताप प्लस दाब पर, उच्च ताप तथा दाब पर वंडर वाल्स समीकरण भी क्या बन जाएगा? आदर्श गैस समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वंडर वाल्स समीकरण P प्लस ए बाय बी स्क्वायर इंटू एन माइनस बी बराबर आर टी जो है ये बदल जाएगा आदर्श गैस समीकरण PV बराबर आर टी में, PV बराबर आर टी में। चूंकि एन इसमें भी नहीं लिए तो एन इसमें भी नहीं लिए हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये भी ध्यान रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वंडर वाल्स इक्वेशन किस समय आदर्श गैस के इक्वेशन में परिवर्तित हो जाएगा? उच्च ताप तथा निम्न दाब। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों, अब गैस के अगले नियमों की चर्चा करते हैं। और अगला नियम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको कहते दोस्तों आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम सबसे पहले तो एक बार एग्जाम में यही आया कि गैस के आंशिक दाब का नियम किसने दिया है? डाल्टन ने। और डाल्टन से आप परिचित हो, डाल्टन से आप पहले से ही परिचित है। पहली बार परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। पहली बार परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया, जॉन डाल्टन ने। और वही जॉन डाल्टन है ये लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देने वाले। अब इस लॉ में क्या है, बहुत ज्यादा समझने वाली नहीं है बात, इसमें बड़ी साधारण सा नियम है। डाल्टन का कहना है कि मान लीजिए एक बर्तन में जब आप ऑक्सीजन गैस डाले तो ये कितना का दाब डाल रहा है? 2 पास्कल का। आप तो ये जानते हैं शुरू से कि
शुरुआत के क्लास में हम बताए कि गैस को जिस बर्तन में रखेंगे वे बंद ही होगा। आपको यह भी बताए कि गैस बंद बर्तन के दीवारों पर क्या डालता है? दाब डालता है। गैस बंद बर्तन के दीवारों पर क्या डालता है? तो मान लीजिए कि हमने इस बंद बर्तन में ऑक्सीजन को रखा और मान लिए कि ऑक्सीजन इस बंद बर्तन के दीवारों पर 2 पास्कल का दाब डाला, और गैस बंद बर्तन के दीवारों पर दाब डालते हैं। यह भी जानिए कि गैस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालते हैं, और आप यह भी जानिए कि गैस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर समान दाब आरोपित करते हैं। तो ऑक्सीजन 2 पास्कल का। अब हमने क्या किया कि इस बंद बर्तन से ऑक्सीजन निकाल करके क्लोरीन डाल दिया और देखे कि क्लोरीन 3.5 पास्कल का दाब डाल रहा है। उसके बाद हमने क्लोरीन निकाल करके इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को डाला तो देखे कि ये 5 पास्कल का दाब डाल रहा है। एक बंद बर्तन में बारी बारी से ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड को रखने पर क्रमशः 2, 3.5 और 5 पास्कल का दाब डाला गया है, यह हम मानकर चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि अगर इस बंद बर्तन में अकेले अकेले छोड़कर तीनों गैस को एक साथ डाल दे तो कितना का दाब आरोपित होगा? तो 5, 2, 7, 3, 10, 10 पास्कल का। ये जो जोड़े हैं वास्तव में पहली बार कौन जोड़े थे? डाल्टन का नियम कहता है कि आपस में अभिक्रिया न करने वाली गैस को, आपस में अभिक्रिया न करने वाली 2 या 2 से अधिक गैस को एक बंद बर्तन में अगर डाल देंगे तो उन गैसों के मिश्रण के द्वारा डाले गया दाब अलग अलग गैस के द्वारा डाले गए दाब के योग के क्या होगा? बराबर होगा। डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है दोस्तों, डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है कि अगर भिन्न भिन्न गैसों के मिश्रण को एक बंद बर्तन में डाल देंगे तो उन गैसों के मिश्रण के द्वारा डाला गया कुल दाब उन गैसों के मिश्रण के अलग अलग गैसों के द्वारा डाले गए दाब के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यहां पर एक बात है, आंशिक दाब। आंशिक दाब का मतलब क्या है? अलग अलग गैस के द्वारा जो दाब डल रहा है वही क्या है? यानी ऑक्सीजन जो 2 पास्कल दाब डाल रहा है, यही 2 पास्कल आंशिक दाब है किसका? तो अलग अलग गैस जो दाब आरोपित कर रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? आंशिक दाब कहते हैं। क्लियर? बातों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो डाल्टन के लॉ को एक बार पढ़िए तो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप जानते होंगे कि जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? घटता है। जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब, तो वायु दाब घटने का मतलब किसका दाब? वायु के किस गैस के दाब घटना है? बिल्कुल सही बोले, आंशिक दाब। इसीलिए देखिए जब हम कहते कि वायु दाब घट रहा है तो मतलब हर दाब का आंशिक दाब क्या हो रहा है? जब हम कहते हैं वायु दाब घट रहा है तो इसका मतलब वायु में उपस्थित जो भी गैस है सबका दाब क्या हो रहा है? वायु दाब घट रहा है तो मतलब वायु में नाइट्रोजन का भी दाब घट रहा है, वायु में ऑक्सीजन का भी दाब घट रहा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब। तो जब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब घट जाता है, और वायु दाब घटने का मतलब आंशिक दाब घट जाता, मतलब प्रत्येक गैस के अलग अलग दाबों में भी क्या आ जाती है?
इसीलिए ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब घटा, ऑक्सीजन का भी दाब क्या हो गया, ऑक्सीजन का दाब घटने से हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाता, इसलिए ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। दोस्तों क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है, आइए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में। अगला क्लास में क्वेश्चन निपट जाएगा, क्वेश्चन निपट जाएगा ना। आप लोग क्वेश्चन देखकर आइए, अगला क्लास में सब कुछ निपटा देंगे इस चैप्टर को, लेकिन न निपटेगा। नोमरिकल है इस चैप्टर में, नोमरिकल कितना है, नोमरिकल होगा इसमें, देखें चलिए 61 से लेकर 61 से 74 तक नोमरिकल है। आइए दोस्तों, कल से पूरा केमिस्ट्री एक साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर वाइज और भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा।